शरद और नाना पटोले को 17 मांगों वाला पत्र भेजा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एमबीए को समर्थन दे सकता है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, लेकिन शर्तों के साथ। नियम और शर्तें लागू कर रहा है उलेमा। एमबीए को समर्थन देने से पहले महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड एमबीए को कर सकता है समर्थन। नम्रता दुबे हमारी संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। नम्रता, उलेमा बोर्ड एमबीए को समर्थन कर सकता है, लेकिन वो नियम और शर्तें क्या रखी हैं उलेमा ने एमबीए के सामने? देखिए, महाराष्ट्र के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एमबीए को समर्थन के लिए पत्र लिखा है और 17 मांगे किए हैं। 17 मांगे कुछ ऐसी हैं कि वक्फ बिल का विरोध होना चाहिए, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, महाराष्ट्र के कई जिलों में कब्रिस्तान दरगाह के लिए जो सरकार ने जमीनें जब्त की है उसका सर्वे करवाना चाहिए, वक्फ मंडल के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ 2012 से 2024 के बीच में दंगे फैलाने के लिए जो निर्दोष मुसलमान है उनको बाहर निकालना जाना चाहिए। मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकाला जाए। महाराष्ट्र में मस्जिदों के लिए 15,000 जो मौलाना है उनको 15,000 के महीने की तनख्वाह दी जाए। पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। यानी कि तमाम सरकारी योजनाओं के फायदे जो है वो मुसलमानों को नम्रता, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। और देखिए, उलेमा एमबीए को समर्थन कर सकता है। हमारी सहयोगी नम्रता महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर दे रही है, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। अगली खबर भी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी का चेहरा कौन होगा, दोनों गठबंधनों में सीएम का फेस कौन होगा, ये सवाल अभी भी सियासत में घूम रहे हैं, क्योंकि सीएम फेस को लेकर मंथन और दावे भी खूब हो रहे हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर हलचल भी तेज है। पीएम और गृह मंत्री के जो बयान आए हैं वो अपने आप में काफी इशारा कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। धुले की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि महायुति की शपथ विधि के बाद देवेंद्र जी की इच्छा पूरी करने के लिए काम करूंगा। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सांगली की रैली से देवेंद्र फडणवीस को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने संकेत दिया कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में नेता के रूप में उनकी पसंद है। सांगली में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र में जहां भी गए लोग कह रहे हैं कि महायुति की सरकार बनानी है और देवेंद्र फडणवीस को जिताना है। तो देखिए, क्या ये बड़े इशारे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को चेहरे को लेकर? और जिस दिन मैं वाटवान पोर्ट के शिलान्यास के लिए आया था, उस दिन हमारे देवेंद्र जी ने पब्लिक में एक इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह बन रहा है, मोदी जी इतना सारा कर रहे हो, हजारों करोड़ लगा रहे हो, तो वहां एक एयरपोर्ट भी बना देना। जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। देवेंद्र फडणवीस पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्ण हेगड़े का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। महायुति में अजित पवार, शिंदे और फडणवीस तीनों की पार्टी है। चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा, लेकिन हम चाहते कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। सभी को पता है कि ये जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। महायुति एक साथ है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार एकजुट है और आने वाले इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम शिवसेना के कार्यकर्ता है तो हम यही उम्मीद करेंगे कि एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री बने रहे।
तो देखिए, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में संकेत दिए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले चेहरा हो सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मुंबई से। अजीत चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी नेता है शिवसेना उद्धव गुट के, किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाब चंद दुबे शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मृत्युंजय, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, इन बयानों के क्या मायने निकाले जाए? क्या साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर महायुति की सरकार आती है तो देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम होंगे महाराष्ट्र में? विशाल, देखिए, अगर देश के पॉलिटिकल पावर सेंटर के नंबर 1 और नंबर 2 ये खुले मन से ये कह रहे हैं कि महायुति को जिताएं, देवेंद्र भाई को जिताएं, और पीएम कह रहे हैं कि जो भी भविष्य में प्रोजेक्ट्स होंगे वो देवेंद्र भाई के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम केंद्र सरकार और महायुति सरकार करेगी, तो ये मैसेज बहुत क्लियर है कि देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर हैं, उनका नाम सबसे आगे है। इसके दो एंगल हैं। पहला, बीजेपी का नज़रिया एकदम स्पष्ट है। 152 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। तमाम जितने दल हैं सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी है। ऐसे पर अगर सबसे ज़्यादा विधायक बीजेपी के आते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर संख्या बल में कम और ज़्यादा होता है, जैसे पिछला घटनाक्रम 2.5 साल का देखने को मिला, ऐसी स्थिति आती है तो बिहार पैटर्न, जो अब महाराष्ट्र पैटर्न भी बन चुका है, यानी सीटें ज़्यादा होने के बावजूद शिंदे को सीएम बनाना, उसको भी लागू किया जा सकता है। पर महायुति में पहले यही तय हुआ है कि जब तक चुनाव के नतीजे सामने नहीं आते हैं, आधिकारिक तौर पर सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया जाएगा। ये पहले दिन से स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि जितने भी घटक दल हैं, बीजेपी है, शिवसेना है, अजित पवार गुट एनसीपी है, ये सभी अपने आप को अपने अपने नेता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पर नंबर 1 और नंबर 2 का बयान, देश के पॉलिटिकल पावर सेंटर का अगर ऐसा बयान आता है तो संकेत बहुत साफ है। बिल्कुल मृत्युंजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ संकेत दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अजीत चौहान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अजीत जी, ये क्या ये माना जाए कि पीएम मोदी और अमित शाह कोई संकेत दे रहे हैं फडणवीस को लेकर? इन बयानों के क्या मायने निकालें, क्या समझा जाए? अजित चौहान जी। देखिए विशाल भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जो भी जिम्मेदारी देवेंद्र जी के ऊपर देते हैं वो बखूबी निभाते हैं। महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता है, और मैं ये बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको ये लगेगा कि उसके नेता मुख्यमंत्री बने। मुझे भी लगता है कि आदरणीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, पर वस्तुस्थिति ये है विशाल भाई, आप समझ लीजिए कि हम आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, जो हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम महाविकास आघाड़ी के चंगुल से महाराष्ट्र को मुक्त करने के लिए हमारी जो महायुति है वो त्याग पर आधारित है। हमारी सीटें ज्यादा थी। पूरी दुनिया को यह पता है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में इतने बड़े राजनीतिक त्याग का अपने आप में एक ये उदाहरण होगा। दूसरा विषय है, मैं आपको बता दूं कि महायुति जो है, महायुति की बुनियाद ही एक दूसरे के विश्वास पर, परस्पर अच्छे संबंधों पर और त्याग पर रखी गई है। हमें महाराष्ट्र का हित देखना है। देखिए, मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस को हर हिस्से में महाराष्ट्र के मानने वाले लोग हैं। जी, अगर आपकी सरकार आती है, एकनाथ शिंदे सीएम होंगे या देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे? सवाल यह है आपसे। विशाल भाई, मैं सीधी तौर पे आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली में हम संसदीय बोर्ड बैठता है, हम कोई परिवार की पार्टी नहीं है, ये भारत के जनता की पार्टी है। अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए नेताओं का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो तय करता है। लोकप्रियता के आधार पे निस्संदेह देवेंद्र जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। चलिए, हमारे साथ गुलाब चंद दुबे शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। देखिए, आपने अजित चौहान को सुना। अगर लोकप्रियता के पैमाने को देखें तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, ऐसी उनकी इच्छा है। तो गुलाब चंद दुबे जी, क्या मानना है शिंदे गुट के जो नेता हैं उनका? जी विशाल पांडे जी, नमस्कार। हमारे अजित भाई जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच विगत 26-27 वर्षों का जो एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, उस संबंध का निर्वाह करने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री क्या, हम पूरी की पूरी सत्ता को एक दूसरे को समर्पित करने के लिए भाव से इस वक्त वर्तमान महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने भाव को बना के रखे हैं। नहीं, देवेंद्र फडणवीस भी आपको स्वीकार है अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है चुनाव के बाद?
नहीं विशाल पांडे जी, एक टूक में जवाब देना बिल्कुल औचित नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आदरणीय मोदी साहब ने कल अगर महाराष्ट्र के किसी भूखंड में ये शब्द कहा तो उन्होंने एक किसी बंदरगाह को लेकर के योजनाओं के तहत कहा कि यदि ऐसा महाराष्ट्र सत्ता में अगर हमारी महायुति आती है तो देवेंद्र फडणवीस की इच्छाओं को पूर्ति की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री की बात नहीं की, मुख्यमंत्री को बनाने की बात, और न ही अमित शाह ने किया। नहीं, मैं अजीत चौहान जी के बयान पर आपका रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। अभी अजीत चौहान जी जो प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे थे कि अगर लोकप्रियता के पैमाने को देखें तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, ऐसी उनकी इच्छा है। अजय चौहान साहब अगर अपनी इच्छा व्यक्त की है तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। उसको मैं स्वीकार इसलिए करता हूं कि उन्होंने 2.5 वर्ष पहले इतना बड़ा उन्होंने दिलेरी दिल दिखाया था कि 103 पे वो 37 सीट पे हम थे, उसके बावजूद भी इस सूबे का मुख्यमंत्री हमें बनाया। तो अगर आज उनकी इच्छा, अगर उनके अंतःकरण में ऐसी भावनाएं उद्वेलित हो रही है तो उस भावनाओं को मैं तो गुलाब जी, आप स्वीकार करते हैं कि फडणवीस को सीएम बनाया जाए अगर महायुति की सरकार आती है? मैं चाहता हूं थोड़ा क्लियर जवाब दीजिएगा। मैं स्वीकार करता हूं, अपने मित्र अजीत भाई के इन उद्वेलित भावनाओं का सम्मान करता हूं। और रही बात मुख्यमंत्री की बात, वो तो ठीक है, इस सूबे के वो भी अजीत भाई ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, मतलब किशोर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उद्धव गुट के नेता हैं शिवसेना से। किशोर तिवारी जी, कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? क्या महायुति में फडणवीस चेहरा होंगे या एकनाथ शिंदे? आपको क्या लग रहा है? हालांकि आपके यहां भी तय नहीं है अभी तक, चाहे वो जितने गुट है वो हर कोई सीएम पद की दावेदारी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लगातार। एक बात मैं बोलूं, अगर लोकसभा के चुनाव के नतीजे देखते हैं तो विपक्ष का नेता कौन बने यह महाविकास आघाड़ी ने तय करना चाहिए। और विपक्ष के नेता बोलकर देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छे नेता है। और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की मैं बात करूं, विशाल पांडे, इनकी तो सीटें बीजेपी ने छीन ली है। केवल गद्दारों को सीट देने में आई है, उसके बाद पूरे उम्मीदवार बीजेपी ने दिए। तो इनके 10-10, 15-15 उम्मीदवार आएंगे। और अमित शाह तो इनको बोल सकते हैं ना कि भाई ईडी सीबीआई के हिरासत में जाना है तो या घर बैठना है, तो ये लोग तो चुप बैठेंगे, ये गुलाम हो गए हैं। हाँ, इन्होंने अपना पूरा अस्मिता बेच दी है, सम्मान बेच दिया है, महाराष्ट्र को देव भव के हाथ में दे दिया। किशोर तिवारी जी, आपके गठबंधन ने, एमवीए ने क्या कोई चेहरा तय कर लिया अभी तक? उद्धव जी होंगे, आप कम से कम इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। उद्धव जी होंगे, शरद पवार जी के यहां से कोई होगा या कांग्रेस पार्टी से कोई होगा? कौन होगा चेहरा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अरे भाई, आपस में एक बनती नहीं, इनका विचार नेक नहीं है। महाराष्ट्र की जनता के साथ सबसे एक एक कर मैं आता हूं अजय चौहान जी, मैं आता हूं एक बार। किशोर साहब ठाकरे के विचारों को तिलांजलि इन्होंने दे दी। 17 मांगे लेकर के कोई एक धार्मिक संगठन इनके पास आ रहा है, रीढ़ की हड्डी नहीं है इनकी, तलवे चाट रहे हैं वोट के लिए। मुझे ऐसा लगता है जवाब आने दे अजीत जी, मैं आपका काउंटर लूंगा। जवाब आने दे किशोर तिवारी जी का, मैं आपके पास जवाब लेने के लिए आऊंगा। किशोर जी, देखिए, सारे डिसीजन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी तय करते हैं। तो किशोर जी, आपकी गठबंधन का चेहरा प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कैसे तय करेंगे? मेरा सवाल आपके गठबंधन को लेकर है, एमबीए को लेकर। बता रहा हूँ विशाल, बता रहा हूँ। वो अजीत बीच पे बोले इसलिए मैंने बोला। अच्छा। मेरी बात मैं करता हूँ। मेरे पार्टी में उद्धव जी है, एनसीपी में जयंत पाटिल है, सुप्रिया सुले है, कांग्रेस में शिवाजीराव मोगे, नाना पटोले, नितिन राउत, बाला साहेब थोरात और पृथ्वीराज चौहान है, वर्षा गायकवाड़ है। और इतने कद्दावर नेता है, तो मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व में कोई गड़बड़ होगी। अगर अभी आपने बोला, एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ। उद्धव जी एकनाथ शिंदे के लिए ही अब 5 साल पहले आग्रही थे और उद्धव जी को सत्ता के पद पे जाने की कोई इच्छा नहीं है। चलिए, और अगला मुख्यमंत्री उद्धव जी ही तय करेंगे। अगला मुख्यमंत्री उद्धव जी तय करेंगे। अजीत चौहान जी, आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आप लोग तो डराकर किसी को भी बना सकते हैं या हटा सकते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं किशोर तिवारी।
तो विशाल भाई देखिए, ये जिनकी मुखालफत कर रहे हैं ये सारे लोग अपने अपने बेटा बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम महाराष्ट्र के लिए काम करने वाले, देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। देखिए, इनकी जो सीटों का बंटवारा हो रहा था, आप देखिए हमारे तीनों नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय फडणवीस जी और अजीत दादा, तीनों के पास इतना आपसी तालमेल है। हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सीटों का बंटवारा कर लिया। इनके नेताओं के बीच में हाथापाई हुई थी। नाना पटोले ने कहा था संजय राउत होंगे तो मैं वहां नहीं आऊंगा, खबरें बाहर नहीं आने दी, बहुत हाथ पैर पड़े इन लोगों को। नेशनल टीवी में मैं कुछ बातें बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं राजनीतिक मर्यादाओं का ख्याल रखता हूं। देखिए, बात यह है कि आप विकास पे बात करनी चाहिए। आपने क्या किया, आप क्या करेंगे, ये इनका बाकी सारी चीजें होगी। ये धार्मिक ध्रुवीकरण। चलिए हमारे पास वक्त फिलहाल इतना ही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, बीजेपी नेता किरीट सोमैया का पोस्ट कर एक बड़ा दावा किया गया है। किरीट सोमैया ने कहा, मुंबई में बांग्लादेशियों रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी है। मुंबई में बड़ी संख्या में बांग्लादेश रोहिंग्या प्रवासी। 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। यह दावा किरीट सोमैया का है। किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट कर यह लिखा है कि मुंबई में बांग्लादेशियों रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी है। मुंबई में बड़ी संख्या में बांग्लादेश और रोहिंग्या के प्रवासी। 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। यह दावा किरीट सोमैया की तरफ से किया गया है। तो देखिए, आप ये ट्वीट देख सकते हैं। किरीट सोमैया ने यह ट्वीट किया है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि 2051 तक 54% से कम हो जाएगी हिंदू आबादी, और एक रिपोर्ट का दावा इसमें वो कर रहे हैं। और इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि मुंबई में बांग्लादेशियों रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी है। मेरे पास ये रिपोर्ट है जो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ने रिपोर्ट दिया है। उसमें लिखा है, जिस प्रकार से मुंबई पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अतिक्रमण बढ़ रहा है, 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। 70, 80, 90% मुस्लिम आबादी हो गई है। और इसीलिए हमारा कहना है कि एक है तो सेफ है। तो देखिए, चुनावों के बीच किरीट सोमैया ने एक ये बड़ा दावा किया है। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, एक है तो सेफ है, लास्ट में ये नारा भी किरीट सोमैया अपने बयान में दे रहे हैं और साथ ही यह दावा कर रहे हैं कि मुंबई में बांग्लादेशी रोहिंग्या की संख्या बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी 2051 तक 54% से कम हो जाएगी। क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? देखिए विशाल, निश्चित तौर पर चुनाव में इसका असर पहले से ही पड़ना दिख रहा है और कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों से जिस प्रकार के बयानबाजी आ रही हो या जिस प्रकार के समर्थन की बातें आ रही हो, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण भी हो रहा है और ये जो मुद्दा है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। शुरुआत आपने देखा था कि मुंबई के कई इलाकों में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे हुए थे। बाद में जो नेता यहाँ पर आए उन्होंने इस पर बयान भी दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। अब देखिए, कल का एक ताज़ा वाकया ये आया कि जितने मुस्लिम संगठन हैं, एनजीओ हैं, उन एनजीओ ने पत्र लिखकर तमाम लोगों से अपील किया है कि हमारा वोट महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जाना चाहिए। और वहाँ पर क्या बातें लिखी गई हैं कि किस प्रकार से मुसलमानों के मुद्दों को लेकर महाविकास आघाड़ी को वोट देना है और महायुति को दरकिनार करना है। तो खुलेआम इस प्रकार के पर्चे मुस्लिम संगठनों के द्वारा एनजीओ के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण हो चाहे ध्रुवीकरण हो, ये राजनीति में हमें देखने को मिल रहा है। रही बात, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एक रिसर्च पेपर है। उस रिसर्च पेपर के हवाले से किरीट सोमैया दावा कर रहे हैं कि मुंबई के कुछ इलाके हैं, धारावी, कुर्ला, गोवंडी, मानखुर्द, यहाँ मुस्लिम आबादी अभी भी ज़्यादा है, लेकिन भविष्य में यहाँ ज़्यादा आबादी होगी क्योंकि यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर अवैध तरीके से रह रहे हैं और 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी महज 54% रह जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चुनाव के बीच में एक है तो सेफ है, ये बयान एक बार फिर से यहाँ पर किरीट सोमैया की तरफ से आया। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है। विधानसभा चुनाव में गुंडों का सहारा लिया जा रहा है, यह आरोप संजय राउत लगा रहे हैं। बहुत से गुंडों को जेल से छोड़ा गया, संजय राउत का यह बयान।
गैंगवॉर में शामिल लोगों की मदद ली जा रही है। एक ये बड़ा आरोप संजय राउत की तरफ से लगाया जा रहा है। चुनावों के बीच में संजय राउत आगे कहते हैं 60 से 70 सीटों पर ली जा रही है गुंडों की मदद। कहां है चुनाव आयोग और पुलिस? संजय राउत का यह बयान सामने आया है। तो एक नया शगुफा लाया है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लोगों ने। बहुत से लोगों को जेल से छुड़वाकर बाहर लाया है और जो उस एरिया के गुंडे लोग हैं उनका संगठन बनाया है और हर गुंडे के ऊपर उस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। पुलिस के साथ उनकी मीटिंग होती है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी ये गुंडों से सूचना लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप बताइए। लगभग 60 या 70 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जहां गैंग वॉर्स के जो प्रमुख लोग रहे उनके हाथ में सूत्र है चुनाव का और बड़े पुलिस अधिकारी उनसे आदेश लेते हैं। देखिए, संजय राउत ने आरोप लगाया है। पुलिस के बयान का इंतजार रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वायनाड में राहुल और प्रियंका की तस्वीर वाली फूड किट्स मिलने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कल चुनाव आयोग ने फ्लाइंग स्क्वाड ने ये फूड पैकेट बरामद किए थे। कांग्रेस ने सफाई दी थी कि ये मतदाताओं के लिए नहीं है बल्कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और क्योंकि जो फूड किट्स थे उसमें राहुल और प्रियंका की तस्वीर लगी हुई थी। आपको बता दें कि जब आचार संहिता लगी होती है तो इस तरह तस्वीरों वाले जो सामान होते हैं उन्हें बांटने पर रोक रहती है, कहीं ये मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश ना हो जाए। इसलिए तो फिलहाल यहां पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और कांग्रेस की सफाई आई है कि ये किट्स वोटरों के लिए नहीं है बल्कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए है। तो देखिए, ये खबर सामने आ रही है। वायनाड से प्रियंका गांधी लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही हैं और इस उपचुनाव के दौरान जो है फूड किट्स उसमें प्रियंका राहुल की तस्वीर लगी मिली, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, केस दर्ज किया है। आपको बता दें कल चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने ये फूड पैकेट बरामद किए थे और इस पे कांग्रेस ने सफाई दी थी कि ये वोटरों के लिए नहीं बल्कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है, क्योंकि अब पुलिस ने केस दर्ज किया, इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो फूड पैकेट्स मिले हैं उस पर राहुल और प्रियंका की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या असल इसमें खबर है? ये फूड पैकेट्स कहां बांटे जाने थे और फिलहाल तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जी देखिए, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 173 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। ये इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड ने वायनाड जो पार्लियामेंट्री बाय इलेक्शन है, वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर एक कार्रवाई की थी। कार्रवाई शुक्रवार को की गई थी और शुक्रवार की इस कार्रवाई में कई सारे फूड पैकेट एक जगह पर जमा पाए गए थे। उन फूड पैकेट्स के ऊपर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जो वायनाड के पूर्व सांसद रहे हैं और उसके अलावा वायनाड लोकसभा बाई पोल्स में कांग्रेस की कैंडिडेट प्रियंका गांधी के फोटोग्राफ्स और चुनाव चिन्ह इन पैकेट्स में पाए गए थे, उसको जब्त किया गया और अब वैधानिक आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बीएनएस 173 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की। बहुत शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं देश में पोस्टर वाली राजनीति की। आजकल राजनीति में पोस्टर की भूमिका काफी बढ़ गई है। यूपी से लेकर बिहार तक पोस्टर का ही बोलबाला है। आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। वो 35 साल के हो गए हैं और इस मौके पर पटना समेत उनके आवास के आसपास आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की बधाई वाले बैनर पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में तेजस्वी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। आपको आर्यन आनंद की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां उनके आवास में लालू परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न जो पोस्टर है वो तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर लगाया गया है। सबसे पहले पोस्टर की अगर बात करें तो देखिए, इस पोस्टर के माध्यम से लिखा गया है कि सिर्फ वादा नहीं मजबूत इरादा, चलो चले तेजस्वी के संग, नई सोच नई बिहार 2025 में तेजस्वी सरकार। और ये जो पोस्टर है वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन ने लगाया है। दूसरे पोस्टर की बात करें तो इस पोस्टर को प्रदेश अध्यक्ष महिला राजद की रितु जायसवाल ने लगाया, जिस पोस्टर में
उन्होंने कहा कि बिहार में नौकरी और रोजगार का उजाला बिखेरने वाले तेजस्वी सूरज और तेजस्वी यादव को जो बधाई है वो पोस्टर के माध्यम से दी गई है। कई पोस्टर जो हैं एक लाइन से यहाँ पर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस जो अवसर है उसको तेजस्वी यादव के उससे 17 महीने के कार्यकाल से जोड़कर देख रहे हैं, जो उन्होंने बतौर उप मुख्यमंत्री बिहार में काम किया। बिहार में जब भी पोस्टर लगते हैं तो इसके कई राजनीतिक मायने होते हैं। देखिए, एक और जो पोस्टर है ये आंध्र प्रदेश के आरजेडी के कार्यकर्ता श्रीनिवास यादव ने लगाया है, और जो बधाई है वो ये कि योर वॉइस, योर आइडियोलॉजी, योर विजन, योर कमिटमेंट, योर स्ट्रेंथ, योर लीडरशिप इज़ एन इंस्पिरेशन टू इंडियन यूथ। यानी कि जो तेजस्वी यादव का लीडरशिप है वो एक इंस्पिरेशन है भारत के जो यूथ हैं उनके लिए। एक शानदार पोस्टर फिर आंध्र प्रदेश का ही है, और इसमें भी तेजस्वी यादव को जो बधाई है वो दी गई है। निश्चित तौर पर यहाँ बिहार के कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारी ने तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उनके काम को लेते हुए उनको बधाई दिया और 2025 का भावी मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तेजस्वी के पोस्टर पर निशाना साधा है और उन्हें जंगल राज की याद दिलाई है। देखिए, पहले तो मैं उनको जन्मदिन का बधाई दे रहा हूं, चूंकि वो जंगल राज के युवराज हैं, और जहां तक बात है इनके समर्थक जो है चाह रहे हैं कि ये बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की जनता इनको नहीं चाह रही है। राजद के जितने भी घपले घोटालेबाज भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सब चाह रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी तो अपराधियों का बोलाबाला होगा, घपले घोटालेबाज माफियाओं का जो है यहाँ चलती हो जाएगी। बिहार की जनता जानती है कि भ्रष्टाचार का अगर कोई पर्याय है तो लालू परिवार है। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। राजद के कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा कि सिर्फ बैनर और अच्छे अच्छे नारे गढ़ लेने से आवाम का विश्वास नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए आवाम के लिए बरसों का संघर्ष होता है, उनके लिए कमिटमेंट होता है, उनकी दूरदृष्टि होती है, नीतियां होती है, कार्यक्रम होते हैं, तब जनता किसी के ऊपर विश्वास करती है। और ये इन्हें भी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए बिहार में किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार की आवाम तो भली भांति इस बात को जानती है कि लालू परिवार का मतलब कि आकंठ तक करप्शन और उगता हुआ सूरज नहीं, बल्कि ये ऐसे सूरज हैं भ्रष्टाचार के जो उग नहीं रहे, बल्कि इनका प्रकोप जो है ना पूरे बिहार के ऊपर पड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच से पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल यूएन महासभा में शांति अभियान पीस कीपिंग मिशन को लेकर चर्चा के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर निशाना साधा और कहा कि अपनी इन हरकतों से पड़ोसी मुल्क तथ्य नहीं बदल सकता। To reply in response to the comments made by Pakistan that has yet again made an attempt to divert this august body from its agenda. We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. The people of Jammu and Kashmir have recently exercised their democratic and electoral right and elected a new government. Pakistan must desist from such rhetoric and falsehood because it will not alter the facts. Out of respect for august members of this forum, India will refrain from responding any further attempts by Pakistan to abuse the UN procedures.